जंतर मंतर पे जो 36 दिन का प्रोटेस्ट चला, उसके बाद दो चीजें हमें दिखाई दी। एक ये कि तुरंत फिर एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक पेज चलता है और अभी वो जंतर मंतर पे भी कुछ कुछ कर रहे हैं और बेहद भद्दी टिप्पणियां, जातिगत टिप्पणियां और महिलाओं के खिलाफ कमेंट्स वो कर रहे हैं खुलेआम। लेकिन एक दूसरी चीज जो हमें दिखाई देती है, हम सबके सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, वो ये कि स्कूल स्कूल में बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज के लिए, अपने मिसोजिनिस्ट प्रोफेसर्स के खिलाफ, अपने टीचर्स के खिलाफ, अपने कास्टिस्ट टीचर्स के खिलाफ, और पूरी तरीके से मोबिलाइज करके ऊंची आवाज में अपनी बात को रखते हुए वो बात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हर जगह कहीं वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो स्कूल की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डेप्रिवेशन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। आप नीति आयोग का भी रिपोर्ट उठाकर देखेंगे, अगर इसी साल का रिपोर्ट है, तो नीति आयोग भी जितने भी क्लेम्स कर ले डेवलपमेंट का, लेकिन एक सच्चाई उन्हें भी दिखानी पड़ती है कि हर एक पैरामीटर में, हर एक जो डेवलपमेंट का पैरामीटर या एजुकेशन का पैरामीटर है, उसमें रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। चाहे उन्हीं के डेटा में वो दिखाते हैं, चाहे कंप्यूटर फैसिलिटी हो, चाहे इंटरनेट एक्सेस हो, चाहे महिलाओं को कितनी शिक्षा प्राप्त होती है, कितना पढ़ पाती हैं, वो सारी चीजों में अंतर होता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र से आ रही हैं, कौन सी सरकार है वहां पे पिछले 10, 20 या 30 साल से, उनकी क्या पॉलिसीज रही हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बारे में एक मुहिम जो शुरू हुई है, वो इसी के साथ, हम जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल उसके साथ हमें जोड़कर देखना चाहिए कि किस तरीके से कोई भी ऐसी सोशल जस्टिस की पॉलिसी के खिलाफ इतनी ओडेसिटी भर दी गई है लोगों में कि वो झूठ फरेब फैलाते हैं और कुछ भी बोल के बस निकल सकते हैं। कोई भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता है, कोई भी ये बात नहीं करता है कि किस तरीके से एनटीए जो है, सेंट्रलाइजेशन के कारण, एनटीए के वजह से, पेपर लीक के वजह से, या एनटीए जेएनयू जैसे संस्थान में जो सालों साल से कन्वेंशन चला आ रहा है, सालों साल से जो एक क्यूरेटेड फॉर्म ऑफ एग्जाम्स चले आ रहे हैं, जो यहाँ के प्रोफेसर्स बनाते हैं, उसमें अपना पूरा योगदान, पूरी एनर्जी देते हैं कि एक बहुत बेहतरीन, एक जस्ट तरीके से एक एग्जाम कराया जाए और सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए इस कैंपस में। ऐसा ना हो कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए कुछ लोग ही दिल्ली के इस सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि हर हर गांव, हर शहर से जो स्टूडेंट है वो दिल्ली में आकर पढ़ने का सपना देख सके। बाहर ये फैलाया जा रहा है कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स में 36 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, कोई फैक्ट चेक नहीं है। आफ्टर ऑल इट्स अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टस ही निकाल कर देखते हैं, बहुत सलीके से उसमें बहुत कम शब्दों में बताया गया है कि किस तरीके से मैक्सिमम किसी को अगर कितने भी मार्क्स मिल सकते हैं, वो 13 मार्क्स हैं, वो भी एक महिला या एक ट्रांसजेंडर पर्सन को। और उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से किसी भी क्षेत्र, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की लिटरेसी रेट क्या है, कितने घर में लैट्रीन की सुविधा है, कितना पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो है फार्मिंग कम्युनिटी की है, और रूरल पॉपुलेशन कितना है। ये 4 पैरामीटर का इस्तेमाल करके डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं, लिस्ट तैयार की जाती है क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 की। अब जब एक सच्चाई सरकार के खुद के आंकड़े कह रहे हैं कि डिस्पैरिटी है, अभी हाल ही के ये न्यूज में हमने देखा कि किस तरीके से
प्राइमरी स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, जो एक लंबी लड़ाई के बाद एक जीत हासिल हुई थी कि स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों तक पहुंचे। बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्कूल तक पहुंचे, सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार रैशनलाइजेशन के नाम पे स्कूल मर्ज कर रही है, बंद कर रही है, और फिर वो परिवारों पे जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसे परिवार जो दिन भर जिन्हें काम करके अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती है, शायद उसमें एक समय था जब ये सोचा गया था कि ऐसा पाठ्यक्रम हो कि बच्चे शायद अगर मजबूर भी हैं अपने माँ बाप के साथ हाथ बटाने में, तो वो पढ़ भी पाए, घर के पास ही स्कूल हो। अब वो माँ बाप उतनी दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए अपने बच्चों को सक्षम नहीं है स्कूल। और ये सरकार पूरी तरीके से ये चाहती है कि ऐसा ही हो। पढ़ाई सबके लिए हासिल में नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जेएनयू पे लगातार अटैक है, जेएनयू की जो भी पॉलिसी रही है, चाहे सस्ती शिक्षा की पॉलिसी, चाहे डेप्रिवेशन की पॉलिसी, उस पे लगातार अटैक रहा है। तो आज का पब्लिक टॉक जो हमने बुलाया है, हम चाहते हैं कि वो प्रोफेसर जो सालों साल से जेएनयू को देख रहे हैं, जेएनयू की नीतियों को संजो रहे हैं कि जेएनयू एक ऐसी जगह बनी रहे कि हमारी क्लासरूम जिनसे इन फासीवादियों को नफरत है, वो चाहे तो अभी इस पे बुलडोजर चला दें और यहाँ पे अडानी को डेटा सेंटर खोलने के लिए जमीन दे दें। वो यही चाहते हैं। लेकिन जेएनयू का लगातार संघर्ष रहा है इसके खिलाफ। लेकिन वो संघर्ष भी पॉसिबल है डेप्रिवेशन पॉइंट्स और कम फीस की पॉलिसी की वजह से। क्योंकि ऐसे भी लोग आज हमें मिलते हैं जो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम आईआईटी में नहीं पढ़ पाए, हमें बाद में जेएनयू के बारे में पता चला, हम इसलिए जेएनयू में आए क्योंकि कोई और जगह नहीं था शायद साइंस के लैब में काम करने के लिए। और एक दूसरी तरफ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, शिक्षा महंगी होनी ही चाहिए, सबको क्यों शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये पूरा भद्दा डिबेट आपको इस समय जो रिजर्वेशन हटाओ पॉलिसी आंदोलन है उसमें दिखता है। हम ये कहते हैं कि निजीकरण हटाओ आंदोलन करिए आप, हम आपके साथ आएंगे। जब इतनी ही गरीब बच्चों की आपको चिंता है, आप निजीकरण हटाइए, आप जेएनयू जैसे 10 जेएनयू खोलिए, हम आपके साथ आएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये जानकारी है, ये इल्म है कि जेएनयू जिंदा है तो डेप्रिवेशन पॉइंट्स की वजह से जिंदा है, क्योंकि इसमें आज भी हर वो इंसान आता है जो अपने स्ट्रगल्स के साथ आता है, उसे इस देश की सच्चाई से वो वाकिफ होता है कि इस देश की सच्चाई क्या है। उसको रियलिटी किताबों में नहीं दिखी होती है, अपने जिंदगी में दिख चुकी होती है। इसीलिए जो भी जेएनयू की राजनीति है वो उसी वजह से है। और एक और चीज मैं आखिरी में कहना चाहूंगी कि हमारे बगल में ही आईआईटी दिल्ली है, उसमें एक छात्र को मजबूर होकर 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आज ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और ये लंबी लिस्ट है। चाहे नीट की परीक्षा जब पेपर लीक होता है तो 22 लगभग 22 छात्र अपनी जान देने पे मजबूर होते हैं। और ये लंबी लिस्ट है। रोहित, अनीता, पायल, दर्शन, सेंथिल, मुत्तू, ये लंबी लिस्ट है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। अभी केरला में अनघा शशि का स्ट्रगल रहा, वो अपने स्ट्रगल में कामयाब रही। लेकिन किस तरीके से, चाहे नीट हो, चाहे एनटीए हो, चाहे एनईपी हो, चाहे बीबीएसए जो लाने की कोशिश करें, ये सारी पॉलिसीज ऐसी ही है जिसमें स्टूडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ हत्या या तो की जाएगी अगर वो सपने देखेंगे, या तो उनको खुले तौर पे सरकारें ये बताएंगी कि आप सपने देखने की जुर्रत मत करिए। बंधुआ मजदूरी का काल है, ये अमृत काल का सच्चाई है। तो इसी के साथ साथ मैं हमारे स्पीकर्स को इनवाइट करना चाहूंगी। वी आर रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि वो हमारे लिए वक्त निकाले। I would like to invite Professor Sachidanand Sinha. He was a former faculty at CSRD, SSS. So please. Next
I would like to invite Professor Aisha Kidwai. She is faculty at the Center for Linguistics in School of Language, Literature and Culture. Then I would like to invite Professor Surajit Mazumdar. He is faculty at CESP, School of Social Sciences. And now we also have Professor D.K. Lobial Amidzad. He is faculty at School of Computer and System Sciences. So we welcome you all, Professor. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा